कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा इशू उठा रहे हैं जिसके लिए कंप्लेनेंट्स ने बार बार कहा है कि जब हमारे पास एक डॉक्ट्राइन है तो बहुत सारे केसेस एक साथ उस डॉक्ट्राइन के तहत क्यों डिसाइड नहीं होते। हम बात कर रहे हैं, एक डॉक्ट्राइन है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का अर्थ है कि कोई केस अगर सेम इशू पर सेम पार्टीज के बीच में पहले डिसाइड हो गया हो तो उसी तर्ज पर दूसरे केसेस को भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन में लगा देना चाहिए, उसी ऑर्डर के तहत और उसी तरह से उसको डिसाइड किया गया मान लेना चाहिए। ये कंज्यूमर्स का रियल एस्टेट मैटर्स में बहुत बार प्रश्न उठाया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि रियल एस्टेट मैटर्स में सेम बिल्डर के अगेंस्ट होम बायर्स शिकायत करते हैं और शिकायत मोस्टली पोजेशन ना देने, लेट देने या रिफंड करने के मामले में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें पहले निर्णय हो गया होता है, तो उन्हीं निर्णयों को आगे के केसेस में एप्लीकेबल क्यों ना माना जाए और उनको सीधा एग्जीक्यूशन में क्यों ना डाला जाए, बजाय उसको पूरा केस ट्राई करने के। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि रेस जुडिकेटा एक्चुअली क्या है। सेक्शन 11 है सीपीसी का, उसमें रेस जुडिकेटा को कैसे एक्सप्लेन किया गया है पहले वो जान लेते हैं। इसमें पहली बात कि कोई भी कोर्ट किसी भी सूट को, इशू को जो पहले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दायर किया गया हो और लिटिगेशन में सेम टाइटल हो और उसमें इशू भी सेम रेज किया गया हो, उसे सुना गया हो और फाइनली उसको डिसाइड किया गया हो, तो उसी तर्ज पर अब आगे के उसी तरह के केसेस को डिसाइड किया जाना चाहिए। इस विषय में हमने जस्टिस DK जैन, जो नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट थे, उनसे भी चर्चा की और चर्चा का निष्कर्ष क्या था। मान लीजिए कि पार्टीज सेम हैं, बिल्डर एंड बायर, पर व्यक्ति सेम नहीं है, फ्लैट का ओनर सेम नहीं है। इशू सेम है बट इशू रेज करने वाला व्यक्ति वही नहीं है। बिल्डर बायर तो है, किंतु बायर के आगे जो बाय करने की, परचेज करने की जो स्थितियां हैं वो सेम नहीं है। रिलीफ डिफरेंट माना गया है, पोजेशन नहीं है तो पोजेशन माना गया है, कहीं पर आपका रिफंड मांगा गया है, कहीं कुछ गलत करने की का प्रश्न उठाया गया है, कहीं पर फ्लैट में या प्रोजेक्ट में अल्टरेशन का मुद्दा है, तो रिलीफ भी बार बार अलग होता है। और फ्लैट का साइज, लोकेशन, कॉस्ट, मनी कितनी पे की गई, ये सारा कुछ भी अलग होता है। पैरामीटर्स भी डिफरेंट होता है कि अगर आपकी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है तो उसमें कितनी डेफिशिएंसी है। और उसके बाद मेंटल एगनी हर केस में व्यक्ति को अलग तरह से होती है। मेंटल एगनी का जो पैरामीटर होगा, जो उसका पैमाना होगा, वो एक कतई नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को कितना कष्ट हुआ, किस वजह से क्या कष्ट हुआ, क्या परिस्थितियां थी, ये भी डिफरेंट होता है। इसलिए ये डॉक्टर जस्टिस DK जैन का कहना था कि रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होता तो हम अवश्य करते। इसलिए हमको ग्रुप्स में एक या एक से अधिक कंज्यूमर यदि मिलकर कंप्लेंट डालते हैं तो उनको हम बंच पूरा जो है उसको इकट्ठा हम डील कर लेते हैं, हालांकि उसमें भी ऑर्डर अलग होता है। तो अब हम आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या प्रावधान था। 1986 में भी ये प्रावधान था कि एक या एक से अधिक कंज्यूमर मिलकर केस डाल सकते हैं और अपने अपने फैक्ट्स रख सकते हैं और अपना अपना रिलीफ मांग सकते हैं। अगर वो ग्रुप में आ जाएंगे तो सबको एक ही दिन में डील किया जाएगा, सारा केस एक साथ चलेगा और जिसके जिसके जैसे फैक्ट्स होंगे, जैसा रिलीफ मांगा गया होगा और जो सरकमस्टांसिस होंगे केस के, उसके आधार पर हर केस का निर्णय अलग होगा, बट इन वन ऑर्डर सारे केसेस को एक ऑर्डर में समाहित करके उनके लिए ऑर्डर किया जाएगा। ये 1986 में भी प्रावधान था और 2019 के एक्ट में भी सेम प्रावधान है,
पर इसके बीच में जो और डेवलपमेंट हुई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 2018 में नेशनल कमीशन के सामने 43 केसेस एक साथ फाइल किए गए, जिस पर बिल्डर ने ऑब्जेक्शन की थी। आम्रपाली बिल्डर का ये कहना था, पहली बात तो इतने सारे केसेस एक साथ नहीं डाले जा सकते। दूसरी बात, इतने सारे केसेस को सीधा नेशनल कमीशन में नहीं डाला जा सकता, इनको नीचे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि हर फ्लैट ओनर का जो कॉस्ट है वो उतना नहीं है, वो उसकी जुरिडिक्शन नेशनल कमीशन में नहीं आती। तो हर केस को अगर अलग से देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होंगे। तो इसको बार बार डिस्कस हुआ, इसका नेशनल कमीशन में डिस्कस हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर डिस्कस हुआ, और अंततः यह निर्णय लिया गया 43 होम बायर्स, अगर उनकी राशि नेशनल कमीशन की जुरिडिक्शन की बनती है सबको मिलाकर, तो वो नेशनल कमीशन में फाइल कर सकते हैं, ये तय हो गया। और दूसरा, इस पर विशद चर्चा हुई और इनको क्लास एक्शन कहा गया। क्लास एक्शन और वन एंड मोर कंज्यूमर्स फाइलिंग टुगेदर में थोड़ा अंतर बताया गया। अगर कुछ कंज्यूमर्स मिलकर इकट्ठा डालते हैं तो उनका अलग अलग केस माना जाएगा, जबकि अगर सारे मिलकर एक केस रिप्रेजेंट करता है सारे केसेस को तो उसको क्लास एक्शन माना जाएगा। ये थ्योरी डेवलप हो गई थी आम्रपाली बिल्डर के केस में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये क्लास एक्शन है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कोई रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ही अगर रिप्रेजेंट करती है बहुत सारे अपने होम बायर्स को, तो वो क्लास एक्शन माना जाएगा। तो यहाँ पर इस थ्योरी को विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा हुई, और अंततः 2019 का जब नया एक्ट आया तो उसमें स्पष्ट रूप से क्लास एक्शन शब्द डालकर ये तय हुआ कि दो तरह से केसेस डाले जा सकते हैं। पहला, एक से अधिक कंज्यूमर्स मिलकर भी डाल सकते हैं, और दूसरा, एक से अधिक कंज्यूमर्स के लिए एक केस जो लीडिंग केस होगा वो भी उसको चला सकता है, चाहे इसमें वेलफेयर एसोसिएशंस हों, कंज्यूमर एनजीओ हो, कोई भी हो, किसी तरह की भी संस्था हो, वो भी कंज्यूमर्स के बिहाफ पर क्लास एक्शन की तरह से केस को फाइल कर सकती है। तो अब हम निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि रेस जुडिकेटा तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसके लिए हमने आपको कारण बताए, किंतु उसके लिए एक न्यू डायमेंशन, एक नया आयाम अवश्य इसमें आ गया, और नए एक्ट में और पहले एक्ट में भी था। नए एक्ट में इसको अच्छी तरह से क्लास एक्शन शब्द डालकर इसको विश्लेषित किया गया, और इसकी व्याख्या की गई कि एक से अधिक होम बायर्स, यदि उनका एक ही विषय है, एक ही व्यक्ति के विरुद्ध है और एक ही तरह के रिलीफ हैं, तो उनको इकट्ठा डाला जा सकता है और उनका एक साथ निर्णय किया जा सकता है। अब हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रेस जुडिकेटा डॉक्ट्राइन का बेस्ट वे में एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है। रेस जुडिकेटा डॉक्ट्राइन का एप्लीकेशन सभी लेबर लॉज पर होता है। विशेष रूप से हम वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट की बात करेंगे, तो उसमें यदि कोई एक बार कोई अदालत ये निर्णय दे देती है कि ड्यूटी के दौरान वर्कमैन को कोई डैमेज होने से, डेथ हो जाने से कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो वो हर केस में जहाँ भी वर्कमैन की ड्यूटी के दौरान डेथ होगी, कोई डैमेज होगा, एक्सीडेंट होगा, तो उस केस में वही अमाउंट उसको दिया जाएगा। ये एक तरह से रूल बन जाता है, और एक केस ने जब डिसाइड कर दिया तो उस केस के निर्णय के बाद उसी तरह के केस के लिए दोबारा सूट नहीं डाला जाता, बल्कि उसी निर्णय को फॉलो किया जाता है। इसी तरह से यदि किसी को अंग भंग हो जाता है एक्सीडेंट में और चोट लग जाने से 10% तक का डिसेबिलिटी होती है, तो उसके लिए भी यदि किसी कोर्ट ने 10% तक डिसेबिलिटी के लिए कोई अमाउंट तय कर दिया, तो वही अमाउंट आने वाले किसी भी केस में किसी भी वर्कमैन के साथ यदि होता है तो उतना ही अमाउंट उसको दे होगा। यहाँ पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। इसी तरह से 10% है, 20% डिसेबिलिटी है,
20 से 50 तक डिसेबिलिटी है, 50 से 70 तक की डिसेबिलिटी है, या 70 से 100 तक की डिसेबिलिटी है, जितनी भी मात्रा की डिसेबिलिटी होगी उसके लिए जब जब कोर्ट कोई अमाउंट डिसाइड कर देगा तो वो रेस जुडिकेटा एप्लीकेशन उसमें होगी, और वो एक तरह से इंडस्ट्रीज भी रूल की तरह से ले लेते हैं और ये रेफ़र करते हैं कि फला केस में यह निर्णय हुआ था, उसी को फॉलो करते हुए हम इस वर्कमैन को इतनी कंपनसेशन देंगे। तो ये बेस्ट वे है रेस जुडिकेटा डॉक्ट्राइन की एप्लीकेबिलिटी का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी इसी तरह के नए विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको निरंतर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।